गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। हाँ बच्चे, मुझे लग रहा है सर मैंने कुछ क्वेश्चन भेजा। हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। सर, बर्थ कैनाल का मतलब क्या होता है सर? क्या बोल रहे हो? बर्थ कैनाल का मतलब? वजाइना जो है उसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, योनि को ही हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। बच्चा वहां से आता है ना, इसलिए। सर, ओव्यूलेशन के बाद ही कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है ना? हाँ, ओव्यूलेशन के बाद में होता है, बिल्कुल सही बात है। और सर, हाँ, इलेटर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इलेटर्स का मतलब? इलेटर्स याद करो तुमने, जब पढ़ा था क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा, तो उस टाइम पे तुमने नहीं पढ़ा था कि इलेटर्स जो होते हैं वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। हाँ, ये गुड आफ्टरनून सर। प्लांट किंगडम का है गुड सर, आफ्टरनून बट सर। हाँ, प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ा था क्या स्पोर डिस्पर्सल ब्रायोफाइटा के अंदर? ब्रायोफाइटा में स्पोर डिस्पर्सल लिवर बर्ड्स के अंदर इलेटर्स है, एंथोसरॉप्सिडा के अंदर स्यूडो इलेटर्स है, और मॉस के अंदर पेरिस्टोम थी, परिमुखी ग्रंथ। भूल गए क्या? सर हिंदी में भी यही सब बोलते हैं इसको। गुड आफ्टरनून सर। हिंदी में भी यही बोलते हैं। अब याद आ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। देखो, विटामिन ई जो है ना, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनके डेवलपमेंट में, स्पर्म्स वगैरह या एग वगैरह के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी यदि होगी तो स्टेरिलिटी होने के चांसेस होते हैं। सर, हाँ बच्चे। सर मांसाहारी पादप, उसका क्या मतलब होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वगैरह जो होंगे उनके लिए यूज कर सकते हैं, कीट भक्षी पादप। सर क्वेश्चन है, द डिफरेंट बिटवीन मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र। अभी पढ़ेंगे बच्चे मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मध चक्र और इस्ट्रस साइकिल होता है, रज चक्र भी बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस यदि मैं बताऊं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स के अंदर, जो नॉन प्राइमेट्स मैमल है उनके अंदर इस्ट्रस साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे ब्लीडिंग होती है, लेकिन इस्ट्रस साइकिल जो है उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, उसकी लोअर स्ट्रेटम बेसाली की सेल्स जो होते हैं उसे धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेती है, तो ब्लीडिंग नहीं होती। तो मेन डिफरेंस यदि तुम ध्यान रखना चाहते हो तो ये रख लो कि पहले तो किसमें होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होगा, ह्यूमन, मंकी, इनके अंदर, और इस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट में होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, इस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है, और साइकिल में भी डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा साइकिल की फॉर्म में साइकिल चलती रहे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बच्चे। सर लास्ट टाइम मैंने अखरोट को असत्य फल बोला तो आपने नहीं बोला था, लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया है कि अखरोट असत्य फल है, एप्पल के साथ एग्जांपल है उसका। गलत किया भाई तो। सर थैलेमस पुष्पासन से होता है करके लिखा है, स्ट्रॉबेरी दिया, एप्पल और अखरोट तीनों एग्जांपल में हैं। बच्चे अखरोट तो नहीं होता है ऐसा। सर मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं आपको ना Yes, व्हाट्सएप पर सर डालूंगी। मैं भी बोली थी अखरोट को लेके, हाँ सर लास्ट इसलिए। टाइम मैंने भी आपको बोला था, एग्जांपल आप पढ़ा रहे थे तो अखरोट भी कर। सर मैंने क्वेश्चन भेजा, उसको बता दीजिए। एक मिनट रुको। 12th का सेकंड चैप्टर। मुझे तो लग रहा है कि गलत दिया हुआ है एनसीईआरटी में। 12th वाले चैप्टर में दिया हुआ है क्या? मैं ना देख के बताऊंगा, मुझे लग रहा है गलत दिया हुआ है। यस सर मैं डाल रही, 2 मिनट है ना, दे देना, एक बार देख लूंगा, क्योंकि अखरोट जो है ना, अखरोट तो ट्रू फ्रूट है, वॉलनट ही होता है ना अखरोट के। मैं देख लूंगा एक बार, है ना। एक बार इंग्लिश वाली में भी चेक करना है, तुम्हारे पास इंग्लिश वाली बुक को तो चेक करना है ना।
कि इंग्लिश वाले में भी दिया हुआ है या सिर्फ हिंदी वाले में दे दिया है ना? सर ये फॉलिकल एलरेसिया एक बार और बताएंगे? जिसको फॉलिकल एलरेसिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया का मतलब होता है कि जो फॉलिकल बहुत सारे लाखों की संख्या में फॉलिकल्स बने हैं किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो ग्रेजुअली क्या होता है उनका नंबर कम होता जाता है। प्यूबर्टी के अंदर 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल बचते हैं, है ना? तो बाकी फॉलिकल क्या हुए, धीरे धीरे नष्ट हो गए, एपोप्टोसिस मैकेनिज्म के थ्रू नष्ट हो जाते हैं, उसे हम एट्रेशिया बोलते हैं, फॉलिकल्स का नष्ट होना। ठीक है ना? हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर गैमेटोजेनेसिस में एक ही मियोसिस होता है ना? क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस एक ही बार होता है लेकिन उसका हाँ, मियोसिस तो एक ही होता है, उसके दो पार्ट हैं, मियोसिस 1 और 2 होता तो एक ही है, एक सिंगल मियोसिस होता है। सर अभी जो संडे को टेस्ट होगा उसमें मतलब क्या क्या आएगा जो पिछले टेस्ट में आया था भाई? हाँ वही सिलेबस है, और ये रिप्रोडक्शन ये नहीं आएगा बच्चे। ओके सर। ये तो ऐसे पढ़ाने लगे ना मैं तुमको। सर अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों बोल रहे हैं इसमें? तुम बताओ। सर कम टाइम के लिए हो रहा है इसमें? नहीं, क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है ना। अच्छा 2n से n होता है ना, मियोसिस ऐसा डिवीजन है जो 2n से n कर देता है सेल को, हाँ। और माइटोसिस में 2n का 2n रहता है, तो इसीलिए वो तो इक्वेशनल डिवीजन जिसमें समान नंबर रहेगा क्रोमोसोम का, और ये रिडक्शनल क्योंकि इसमें आधा हो गया, इसलिए न्यूनकारी विभाजन। सर मैंने बुक डाला है। इजैकुलेशन आहुति तुमने मुझे भेजी, क्या तुमने बुक डाला है, मतलब तुमने मुझे बुक भेजी है? यस सर अखरोट लिखा है करके। सर हिंदी में असूत्री विभाजन किसे बोलेंगे? इसमें लिखा तो है अखरोट, लेकिन मुझे तो गलत लग रहा है ये। सर। मैं अखरोट वाला ना चेक करूंगा, ऐसा हो क्योंकि मुझे गलत लग रहा है। हाँ बच्चे। सर पर अगर यही क्वेश्चन आ गया तो हम लोग आपका वाला मानेंगे कि बुक वाला? कौन सा वाला? ये अखरोट वाला? हाँ अखरोट वाला। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कंफर्म करके बताऊंगा एक बार। इंग्लिश वाली बुक में रुको, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। ना एक बार इंग्लिश वाली बुक में ही चेक कर लेते हैं। सर उसमें केशव नट दिया है, काजू। हाँ काजू तो सही है, अखरोट गलत है ना बच्चे। इंग्लिश में केशव नट, स्ट्रॉबेरी और एप्पल बस दिया है ना, हिंदी में गलत दिया है, मैं बोल रहा हूँ गलत है। हाँ हेलो सर। हाँ बच्चे। सर मैंने क्वेश्चन भेजा है सर, उसको बता दीजिए ना। अच्छा तुमने क्वेश्चन भेजा है क्या? कौन बोल रहा है, आहुति? हाँ यस सर। ये 3 क्वेश्चन भेजे क्या तुमने? Which part of sperm enters in egg in human? कौन सा? only head and acrosome, fourth नहीं, acrosome भी enter, only head करो, only head, क्योंकि acrosome तो burst हो जाएगा ना, इसलिए only head करो, है ना? ठीक है, only head करना उसका आंसर। सर कंप्लीट स्पर्म दिया था सर आंसर तो। ह्यूमन में नहीं, कंप्लीट स्पर्म नहीं जाता है, यस सर। है ना, ओनली है। और इन गैमेटोजेनेसिस रिडक्शनल डिवीजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कौन से फेज में होगा? मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में भी मियोसिस 1 में 2n से n होता है ना, कल जो हमने डायग्राम बनाया था, याद करो 2n से 1 कब हो रहा था, बोलो। सर फर्स्ट डिवीजन के बाद फर्स्ट मियोसिस, मैच्योरेशन डिवीजन में, मैच्योरेशन में 2 डिवीजन हुआ, मियोसिस 1 मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 में 2n से n हो गया था ना, याद है? यस सर। ठीक है। और which type of division takes place during second में इक्वेशनल डिवीजन हो गया, क्योंकि n का n रह जाएगा, है ना? अभी जो कंसेप्ट बताया मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले, हो गई बात क्लियर? हेलो सर। अभी एग का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एग का फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, oogenesis वापस से बता दूंगा, ठीक है? हेलो सर। क्रिप्टोमाइटोसिस बोलते हैं असूत्री विभाजन को, नहीं, असूत्री विभाजन को एमाइटोसिस बोलते हैं। क्रिप्टोमाइटोसिस जो है वो ऐसा विभाजन है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है थ्रू आउट द डिवीजन,
सर है ना? इसी में Single membrane separate नहीं होता कंफ्यूजन है सर। तो क्रिप्टोमाइटोसिस होता है अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन के टाइम पे। सर हेलो सर। असूत्री विभाजन में हाँ, कंफ्यूजन है सर थोड़ा। क्या असूत्री विभाजन में थोड़ा कंफ्यूजन है। असूत्री विभाजन वो होता है जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोज जैसी अवस्थाएं नहीं होती हैं, केंद्रक अनुपस्थित होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है डायरेक्टली डिवाइड होकर के दो में बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, है ना? सर इजैकुलेशन मतलब क्या होता है? इजैकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म का पेनिस से बाहर निकलना, वीर्य का शिश्न से बाहर निकलना, इजैकुलेशन। ठीक है? और सर इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन, यदि यही इजैकुलेशन योनि में हुआ, यानी मैथुन के समय या संभोग के समय हमने देखा कि स्पर्म जो है वो शिश्न में से निकल करके और कहां पर चलेगा, योनि के अंदर चलेगा, तो योनि के अंदर इंग्लिश में सर, इंग्लिश में बताइए ना। ओके बड़ा बड़ा ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस टू वजाइना, है ना? इसको वीरियस इनिशिएशन। इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन दो समान सेम चीजें लग रही है, बट इजैकुलेशन तो बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं ना भाई, इजैकुलेशन तो बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं, तो इजैकुलेशन हो गया एक सेपरेट प्रोसेस, जिसका मतलब है स्पर्म का बाहर निकलना। लेकिन वही इजैकुलेशन की प्रोसेस कहां पर हो रही है, जब कॉपुलेशन चल रहा है उस टाइम, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन। कहां पे जाएगा स्पर्म? सर और इमीजन मतलब ओके सर, थैंक यू। क्या क्या इमीजन इमीजन, इमीजन कहां पढ़ी है तुमने? इंसेमिनेशन होगा बच्चे को, इमीजन करके लिखा था सर, मैंने पढ़ा। मुझे भेजना है ना, और मुझे वो स्पेलिंग भी भेज देना, क्या था, है ना? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर वो शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन? शुक्राणु का निर्माण हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना। यस सर। तो लेकिन समसूत्री विभाजन कब हो रहा था? स्टार्टिंग के अंदर जब स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड कर रहे थे बहुत सारे, तो समसूत्री विभाजन होता था, है ना? यस। और जब मैच्योरेशन फेज में गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में जो डिवीजन हुआ वो कौन सा था? वो मियोसिस था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, है ना? यस सर स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब कंट्रोल गोनेडोट्रोपिन करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ना, हमने पढ़ा था पूरा हार्मोन का एक हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस। सर इसमें एफएच करेगा कि एसएचएफ करेगा सर? नहीं पढ़ा था उस टाइम पे हमने कि हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच बना रहा है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो लैटिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए? आईसीएसएच या एलएच बनाने के लिए, और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एबीपी प्रोड्यूस करेगा, एबीपी की वजह से टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ेगी और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बढ़ जाएगी। नेगेटिव फीडबैक होता है, फिर इनिबिन वगैरह बनने लग जाते हैं उनकी वजह से, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। एमिशन, एमिशन का मतलब तो उत्सर्जन होता है, किसी चीज का बाहर निकलना। एमिशन एक बहुत जनरल टर्म है। एमिशन का मतलब होता है सिंपली बाहर निकलना। अंजलि, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट का 20 मिलियन पर ml से कम हो जाना। मुझे लग रहा है तुम लोग पढ़ नहीं रहे क्या? सर रिवाइज नहीं करते हो क्या घर पे जाके? करते हो? ओलिगोस्पर्मिया दो टर्म बताए थे साथ साथ में, ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया 20 मिलियन पर ml से कम हो जाए स्पर्म काउंट तो ओलिगोस्पर्मिया, और यदि स्पर्म काउंट लगभग 0 हो जाए तो एजोस्पर्मिया। ये दो टर्म है ना, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे अब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चों। सर आपने एट्रेशिया का मीनिंग क्या बताया था? एट्रेशिया का मतलब होता है डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। सर अब ठीक है ब्राइटनेस? अब ठीक है क्या? हाँ उस समय ज्यादा लग रहा था। डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, एट्रेशिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। यस सर। बोलते हैं हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। सर आप मनी में खुश क्यों हो रहे हो बहुत? क्या क्या?
मनी मन बहुत खुश हो रहा लग रहा बहुत खुश मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे वही क्वेश्चन पूछ रहे हो जो कल भी तुमने पूछा था, वही सारी चीजें इसलिए है। ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछे तुमने जो मुझे कल भी पूछे थे। क्या होता है ओलिगोस्पर्मिया, क्या होता है इंसेमिनेशन, क्या होता है एजैकुलेशन, ये सब चीजें जो है वो हमने पहले भी सर डिस्कस कंफर्म कर रहे हैं सर, हाँ बच्चे सर अच्छे से नहीं पढ़े ना करके। कंफर्म कर रहे हैं सर। कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो लिख करके रख लो कहीं पे, जिस भी टर्म में यदि कंफ्यूज होते हो ना तो लिख करके रख लिया करो, है ना। और कोई बात नहीं, पूछ सकते हो तुम, जितनी बार पूछनी हो पूछ लो, लेकिन चीजें जब बता देता हूँ ना तो उसके बाद में वो माइंड में लंबे टाइम तक रहनी चाहिए, और उसके लिए काम आता है लिखा हुआ। एक बार लिख लिया हो ना तुमने अपने हाथ से तो ही तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, और सिर्फ पढ़ते रहोगे ना सो के। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है, जब मैं तुम्हारी तरह जब मैं पढ़ता था ना तो मेरी आदत थी स्टार्टिंग में ऐसे ही किताब लेता था और जो भी लिखा हुआ अपना उसको पढ़ रहे हैं, टाइम भी कम लगता था और पढ़ लिया और खुश हो जाते थे कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। घर वाले पीछे पड़े रहते थे, पापा पीछे पड़े रहते थे कि तू कैसे एक पैर जो है, मैं अपने मतलब दीवार के पास में कुर्सी रखता था, पैर को अपना दीवार के ऊपर ऐसे ऊपर लटका दिया ऐसे करके, सर पीछे है ऐसे आराम से, हाथ में किताब अपना पढ़े जा रहे। तो पापा बोलते थे कि ये कैसे तो पढ़ता है नालायकों की तरह की, मतलब पैर ऊपर है सर उधर है किताब हाथ में है अपना पढ़े जा रहे हैं, ऐसे कौन सी तैयारी होती है भाई मेडिकल की। तो मैं ऐसे पढ़ाई करता था, फिर मैं 3 बार 4 बार पढ़ लेता था ना, मैं बहुत खुश हो जाता था, इसका मतलब मेरा हो गया चैप्टर। और एग्जाम में फिर क्वेश्चन गलत, चीजें भूल गए, याद नहीं रहे। घर वाले पीछे पड़े रहते थे कि ना लिख लिख के पढ़ते हैं। तो मैं सोचता था इतना सारा जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, इतना सारा जो किताब में लिखा है, मैं ये लिखने लग जाऊंगा तो मेरा 5 साल लिखने में ही निकल जाएगा सारा। कैसी बातें करते हैं, लिखने लिख लिख करके पढ़ा करो, कितना लिखेंगे हम। लेकिन ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि जो हम पढ़ते हैं ना, भले रिपीट करके 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लिया, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक चलता नहीं, भूल जाता है। सिर्फ रीडिंग मारी हुई चीज ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। ज्यादा टाइम तक क्या चल रहा था, जो भी मैं लिख करके समझ करके ड्रॉ करके पढ़ता था ना, वही चीजें चलती थी ज्यादा टाइम तक। तो फिर मैंने ना पैटर्न चेंज किया, फिर मुझे लगा कि नंबर ऐसा आ नहीं रहे, कम नंबर आते हैं, भूल जाते हैं चीजें। तो फिर मैं बकायदा जो भी चीजें मुझे ऐसी लगती थी ना, जो क्वेश्चन तुम मुझे पूछ रहे हो, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी हुई, ऐसी कोई पॉइंट हुआ, तो मैं क्या करता था, नहीं आया तो पढ़ते टाइम मैंने उनको मार्क कर लिया, लिख लिया, मेरे को ये टर्म नहीं पता पड़ा, ये टर्म नहीं पता पड़ा, ये नहीं पता पड़ा। और फिर जब टीचर से पूछा या उसके बारे में बुक में ढूंढा और मुझे मिला तो मैं वहां पे लिख लेता था कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। तो अगली बार कभी भी मेरे माइंड में आता था ना तो मेरे को पता होता था वहां पर मैंने लिखा हुआ है। यदि भूल भी गया तो फटाफट से मैं रिकॉल कर लेता था, मुझे लंबे टाइम तक चीजें याद भी रहती थी, है ना। तो थोड़ा सा अपने पढ़ने के पैटर्न को चेंज करो, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल जाते हैं, तो ना चीजों को लिख करके तब रखो और पढ़ो। कितने बच्चे जिन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो हमने पढ़ी थी वो डायग्राम बनाया है? सर मैंने तुरंत सर मैंने भी बनाया। जिसने बनाया उसको हमेशा जीवन भर याद रहेगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो इतने आसान क्वेश्चन में भी भूल जाएंगे। जिन्होंने क्रोमोसोम नंबर लिखा नहीं, जिन्होंने डायग्राम बनाया नहीं, जिन्होंने क्रोमोसोम नंबर 2n लिखा नहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन 2n था कौन n था, हो जाएगा कंफ्यूज। लेकिन जिसने डायग्राम बनाया है वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको पता है कि ना कहां पे क्रोमोसोम 2n था, कहां पर मियोसिस 1 हुआ, कहां पर n हुआ और कहां पर फिर से मियोसिस 2 हुआ और n हुआ। तो इसीलिए ना ड्रॉ करके पढ़ो, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, oogenesis। oogenesis गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है उससे हम क्या बोल देते हैं, oogenesis बोल देते हैं। और oogenesis के अंदर भी क्या होता है, oogenesis के अंदर पहले oocyte का फॉर्मेशन होगा और oocyte से क्या बन जाएगा, एग बन जाएगा। oocyte और एग में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए हम oogenesis को बहुत ज्यादा जैसे स्पर्मिएशन वगैरह होता है वैसा कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता। oogenesis की प्रोसेस में होता क्या है, अगेन स्टेप्स की बात करते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, तो यहाँ पर भी 3 स्टेप होंगे। कौन कौन से? पहला स्टेप कौन सा फेज होगा, फेजेस क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन। सर जी अंड जनन होगा ना oogenesis। हेलो सर। हाँ oogenesis को अंड जनन बोल दो, बिल्कुल सही बात, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस को शुक्र जनन, इसको अंड जनन। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज कौन सा होता है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। और तीसरा क्या होता है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन फेज। ये 3 फेज होते हैं।
अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, जर्म एपिथेलियम जो है, जर्मिनल एपिथेलियम जो है, उसकी सेल्स जो थी वो क्यूबिडल सेल्स, उन्होंने डिवाइड करके क्या बनाया, उन्होंने डिवाइड करके बना दिए उगोनियल सेल्स। उगोनियल सेल्स, अब ये उगोनियल सेल्स जो हैं वो क्या करती है, वो माइटोसिस से डिवाइड करती है। दिख रहा है ना सबको, सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? The board is shining. Yes, sir. No, sir. बोर्ड जो है वो ज्यादा शाइन कर रहा है। अब दिख रहा है क्या? अब सही है। ठीक है सर। यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक। तो उगोनियल सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं। उगोनियल सेल की पहली लेवल अभी क्या है, 2n डिवाइड कर रहा है, मान लो और डिवाइड कर रहा है, क्या हो रहा है, उगोनियल सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। 5 महीने का जब फीटस था उस टाइम पे ऐसे उगोनियल सेल के नंबर बढ़ते बढ़ते 5-6 मिलियन के आसपास है ना, मोर देन 5 मिलियन उगोनियल सेल्स बन गए थे अराउंड 5 मंथ के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं उस टाइम पे ही मैक्सिमम नंबर होता है इनका। तो ये उगोनियल सेल्स है, कौन से रीजन से डिवाइड कर रहे हैं, माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं। सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, 2n के हैं। माइटोसिस से 2n है। अब क्या होता है, उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर कुछ सेल्स जो है उनका साइज बड़ा होने लगता है, सेल का साइज बड़ा होने लगता है। और अब जब ये बड़ा हो जाता है तब हम इसे क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte नाम दे दिया, जैसे हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम दिया था स्पर्म के केस में, वैसे ही प्राइमरी oocyte। ओवम के केस में n होगा कि 2n होगा, 2n। 2n। अब क्या होगा, अब ये प्राइमरी oocyte नेक्स्ट मैच्योरेशन फेज में आता है। यहां तक का जो फेज था ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये ग्रोथ हो गया। अब आएगा क्या, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। अभी जो तुम क्वेश्चन मुझे पूछ रहे थे उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि अब मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो यहां पर स्टार्ट हुआ मियोसिस होना। पहले हुआ है क्या, मियोसिस 1, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, मियोसिस 1। मियोसिस 1 हुआ तो अब जो सेल बनेगी उसकी वैल्यू लेवल क्या होगी, n। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन। ये बन गया सेकेंडरी oocyte। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनाने में क्या होगा कि नॉर्मली मियोसिस होगा तो हम देख रहे हैं कि दो बराबर सी डॉटर सेल बनती है, लेकिन जब एग का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर क्या होगा, दो इक्वल सेल नहीं बनेंगे। तो फिर क्या होगा, एक सेल के पास लगभग पूरा साइटोप्लाज्म चला जाएगा, दूसरे के पास नेग्लिजिबल अमाउंट में साइटोप्लाज्म चला जाएगा, तो दूसरी सेल जो है वो कैसी ऐसी छोटी सी रिड्यूस सेल रह जाएगी। इसको हम क्या बोल देते हैं, पोलर सेल। पोलर बॉडी। ये बन गया फर्स्ट। सेकेंडरी oocyte n होगा, 2n लिखिए। n होगा, आप 2n लिखे हैं सर। तभी तो इसको रिडक्शन बोला। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के अंदर अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकेंड। फिर से क्या हुआ, दो सेल बनी, बट एक जो है वो बहुत छोटी सी सेल, सेकेंड पोलर बॉडी, और दूसरी बड़ी सी सेल। यही रीजन है, इसको हमने क्या बोलते हैं, ये बना पहले oocyte, और oocyte से क्या बन जाएगा, oocyte या ओवम। oocyte, ये फंक्शन हो जाएगा ओवम। ऐसा हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल जैसा तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था वही फेजेस, वैसा ही डिवीजन सब कुछ चला। डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस रहा कि 4 सेल बनने के बदले में, 4 फंक्शनल सेल बनने के बदले में एक ही फंक्शनल गैमीट बनेगा। स्पर्म तो 4 बन रहे थे एक से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर एक प्राइमरी
उस साइड एक ही ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यहाँ पर डिफरेंस रहा पहला। दूसरा डिफरेंस रहेगा किसके अंदर, टाइमिंग के। दूसरा टाइमिंग हेलो सर, सर जी ये जो मियोसिस सेकंड हुआ, जो सेकेंडरी उस साइट है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, फिर से पोलर बॉडी बनेगी, और इसको क्या लिखें सर, ऊटाइड क्या लिखें सर? ऊटीड, जैसे स्पर्मेटिड था ना, हाँ वैसे ही ऊटीड, और ऊटीड सर का जी। मैच्योर फॉर्म जो है वो ओ। सर इसको हिंदी में बताइए ना। हिंदी में भी ऊटीड ही बोलते हैं, स्पर्मेटिड को भी हिंदी में स्पर्मेटिड बोलते हैं, वैसे इसको ऊटीड बोलते हैं। और सर ओवम का मतलब अंडकोश। सर हाँ बच्चे, सर सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है सर? अभी बात कर रहे हैं ना। अभी तक तो हमने क्या देखा कि जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ वैसे ही डिफरेंस मैंने बताया क्या, एक तो एक ही सेल में, दूसरा टाइमिंग का डिफरेंस है। क्या बता रहा हूँ, टाइमिंग का डिफरेंस। टाइमिंग का क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर कोई फेज ऐसी है जो कहां पर चल रही थी, एम्ब्रियो के मल्टीप्लिकेशन फेज, फीटल स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज तक ये फीटल स्टेज के अंदर चला, यहां से लेकर के यहां तक। कब बोला था ये, फीटल लाइफ में चले। क्या मियोसिस 1 फीटल लाइफ में स्टार्ट हो गया था क्या? नो सर। देखो ना, मियोसिस ये देखो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, मैं डायग्राम में बनाया वहां पे। यानी मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया था, कंप्लीट होगा बहुत बाद में। यानी ये जो स्टेज है, ये मियोसिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज है, डिप्लोटीन। और ये डिप्लोटीन स्टेज जो है बच्चों, इससे ही हम एक और नाम से जानते हैं, डिक्टियोटीन। यानी जब बच्चे का जन्म हुआ है उस टाइम पे, यानी ये वाली लाइन जो है ये किसको बता रही है, मान लो ये बर्थ को बता रही है, बर्थ। बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारे प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन मियोसिस 1 की एक अवस्था में अरेस्टेड है। कौन सी अवस्था है वो, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, और उसी को बोल रहे हैं डिक्टियोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक बच्चा पूछ रहा था मुझे, तो ध्यान रखना कि डिक्टियोटीन अवस्था में ही ये रुक जाता है, डिवीजन स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल के अंदर ऐसे फैक्टर होते हैं जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, और उन फैक्टर ने क्या किया, सेल डिवीजन को वहां पे रोक दिया, ब्रेक लगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा, प्यूबर्टी आने के बाद में इसका फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ये सर ओव्यूलेशन होगा। बोलो, ये लोग प्यूबर्टी आ गए, तो इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है वो कौन सा फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव लाइफ या रिप्रोडक्टिव फेज। मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हुआ कब, प्यूबर्टी कब आई, 12 से 13 साल। 12 से 13 साल में। तो 12 से 13 साल के बाद एक साथ सारे नहीं, एक महीने में कुछ 15-20 कोशिकाएं जो है वो 15 to 20 सेल्स जो है वो आगे प्रोग्रेस करेंगी, फिर अगले महीने फिर 15 से 20 कोशिकाएं, अगले महीने फिर 15 से 20 कोशिकाएं, ऐसे वो क्या करेंगी, अपना डिवीजन जो है वो कंप्लीट करने लग जाएंगी। यानी अभी भी ये सेल, ये पूरी स्टेज में भी कौन सी स्टेज में है, इसी स्टेज में। जब प्यूबर्टी आ जाएगी उसके बाद में क्या होगा, मियोसिस 1 जो है एक करके वो कंप्लीट होने, मियोसिस 1 जो है वो एक करके कंप्लीट होने लग जाएगा। क्या बात समझ आ गई क्या? वापस सर फिर से बताइए ना सर। सर मतलब ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte रहता है। हाँ, कल हमने बात तो की थी, हमने बात की तो थी कि भाई देखो ओव्यूलेशन जब हो रहा है ठीक उसी टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ रहा है, और उसके अंदर बाद में एक छोटा सा डॉट भी बना दिया था, मैंने बोला था देखो पोलर बॉडी। सर पोलर बॉडी था वो, याद है क्या? हाँ अब हो गया, याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक ओवुलेशन नहीं हो रहा है उस टाइम तक
अब ये कौन सी स्टेज में रहेगा? ये मियोसिस की डिप्लोइड स्टेज में पड़ा रहेगा। और जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा उस टाइम पे जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? मियोसिस 1 को कंप्लीट करवा देंगे और ओव्यूलेशन में जो बाहर निकल रहा है वो क्या है? सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा। क्या तुरंत से करेगा कि नहीं करेगा? तो मियोसिस 2 स्टार्ट तो करता है लेकिन ये भी अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज में। और मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है जस्ट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। है बात समझ में? यानी पहले तो प्राइमरी oocyte बनने के बाद, फीटल स्टेज में प्राइमरी oocyte बनने के बाद प्यूबर्टी तक कौन सी स्टेज में पड़ा था? डिप्लोइड स्टेज में पड़ा था। और उसके बाद में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके अंदर मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है। कब तक? फर्टिलाइजेशन तक। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर आफ्टर ovulation secondary oocyte in arrested in metaphase 2 till fertilization starts। तो दो चीजें तुम्हारे सामने आ गई। एक बार वापस से सब लोग समझ लो। जब फीटस था तब ये प्रोसेस चल रही थी, फिर इसी प्रोसेस से फीटल स्टेज में ही प्राइमरी oocyte बन गया। फीटल स्टेज में मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगा? प्यूबर्टी में होगा। यानी लंबे टाइम तक एम्ब्रियो स्टेज से लेकर फीटल स्टेज से लेकर के और प्यूबर्टी तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस सबसे ज्यादा टाइम तक किस स्टेज में रुका हुआ है? ये रुका हुआ है डिप्लोइड स्टेज में, जिसे हम डिप्लोइड स्टेज बोलते हैं। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ mitosis in which the egg is present is what? डिप्लोइड और डिप्लोइड वह अवस्था है जिसके अंदर जो oocyte है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक अरेस्टेड रहता है। कब तक अरेस्टेड रहता है? भ्रूणीय अवस्था से लेकर के और प्यूबर्टी आने तक, जब तक कि एग का आगे का डेवलपमेंट होगा। समझ गए ये बात? फिर सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद में तुरंत ही मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं करता है। मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 अवस्था में अरेस्टेड रहता है। कब तक? जब तक कि निषेचन की प्रक्रिया स्टार्ट ना हो जाए। समझ गए सब बच्चे? सर उसको हिंदी में बताइए ना। हिंदी में तो बताया बच्चे अभी, क्या हिंदी में नहीं बताया? मियोसिस 2 के मेटाफेज जो अवस्था होगी, मियोसिस 2 जो है उसकी मेटाफेज अवस्था जो है उसके अंदर ये रुका हुआ रहेगा। कब तक? जब तक कि निषेचन स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, निषेचन के टाइम पे एक बार बात और कर लेंगे। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? यस सर। सर जी परेशान होने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट चल रहा था, फीटल का डेवलपमेंट जब चल रहा था, तो प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ लेकिन कंप्लीट कब होगा? जब ये यहां तक पहुंचेगा, यानी मियोसिस जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा तब तक। ठीक है, इतने लंबे टाइम तक ये मियोसिस 1 में अरेस्टेड रहेगा। मियोसिस 2 के अंदर मेटाफेज वाली बात नॉर्मली तुम्हें को पूछा जाता है। ठीक है, बट तो मियोसिस 1 होने के बाद रुक जाता है ना? हाँ, मियोसिस 1 होने के बाद में मियोसिस 2 इमीडिएटली कंप्लीट नहीं होता। स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन कंप्लीट इमीडिएटली नहीं होता। कंप्लीट कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन का टाइम, जब स्पर्म उसको आके स्टिमुलेट करेगा तब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा किस तरीके से oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में पहले तुम्हें बता देता हूं एग का डेवलपमेंट, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एग का फॉलिकुलर स्टेजेस है, याद है लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें ओवरी की स्ट्रक्चर बताई थी, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें कुछ स्टेजेस बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल। और मैंने तुम्हें बोला था कि डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन-कौन सी स्टेज आती है, क्या चेंजेस होते हैं। देखो,
oogonal सेल्स है उसमें डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद एक सेल जो है वो साइज में बड़ी हो गई। इस सेल को हम क्या बोल रहे हैं? इस सेल को बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? म्योसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा बट रुक जाएगा डिक्टोडिन में। फिर क्या होता है? इसके चारों तरफ क्या होता है? कुछ ऐसी तर्कु के आकार की कोशिकाएं जो है फ्लैट सेल्स होती हैं कुछ, वो आकर के इस तरीके से इकट्ठी होने लग जाती है, अरेंज होने लगती है। कौन सी सेल्स है ये? जो और भी फॉलिकुलर सेल्स कुछ बन रही थी, सारी की सारी बड़ी हुई, कुछ छोटी हैं, तो उसमें से कुछ कोशिकाएं जो कुछ इस टाइप से स्पिंडल शेप की हैं, वो इसके चारों तरफ आकर के अरेंज होने लग जाती हैं। ये एक फॉलिकल बनने लगा। इस अवस्था को हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल आद्यक पुटिका। आद्यक पुटिका बोलेंगे हिंदी में। सबसे पहले वाली जो फॉलिकल है वो कुछ इस टाइप की होती है। फिर इससे क्या बनता है? इससे प्राइमरी फॉलिकल बनता है। कैसे बनता है? अब ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? ये कोशिकाएं धीरे धीरे इसके चारों तरफ आकर के इकट्ठी हो जाती है और कुछ इस तरीके से लेयर का एक परत का निर्माण करने लग जाती है, गोलाकार टाइप हो जाएगी। चारों तरफ आकर के चलिए, यह है ग्रैन्युलोसा। और फिर क्या होता है? इसी टाइम पर ये एक लेयर सिक्रेट करता है अपने चारों तरफ। एक जो है वो कुछ म्यूकोप्रोटीन्स वगैरह सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक परत का निर्माण स्टार्ट होता है। कौन बना रहा है ये परत? ये एग जो है वो खुद से सिक्रेट कर रही मेम्ब्रेन के चारों तरफ। इस परत को क्या बोलोगे? पता है किसी को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर इसने क्या किया? एक परत बना दी। इसे बोल देते हैं हम ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा। प्राइमरी जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल था उसमें कोशिकाएं पहले चपटी थी, बाद में वो गोलाकार टाइप की हो गई। क्या बन गया? इसके चारों तरफ एक लेयर बन गई ग्रैनुलोसा सेल की, और एग ने अपने चारों तरफ एक म्यूकोप्रोटीन की परत बना ली, जिसे हम क्या बोलते थे? जिसे हम बोलते थे ज़ोना पेल्यूसिडा। ये है अर्ली प्राइमरी फॉलिकल। इस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कब हो रहा है ये? कब हो रहा है बताओ? कौन से टाइम पे लाइफ साइकिल में किस टाइम पे हो रहा है ऐसा? सर एम्ब्रियो स्टेज में। एम्ब्रियो। अब क्या होता है? ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो और भी डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके इसके चारों तरफ बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। लेकिन इस ग्रैनुलोसा सेल के अंदर जो बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल बनेगी, इसके अंदर भी वो सेल जो कहां पर प्रेजेंट है? जो प्रेजेंट है सबसे नीचे वाली लेयर में, यहाँ पर वो सेल्स थोड़ी लंबी हो जाती हैं। लंबी लंबी सेल्स होती हैं वो इसके ऊपर कवरिंग बनाती हैं। पेल्यूसिडा के ठीक ऊपर सेल्स की ऐसी एक लेयर होती है लंबे लंबे सेल्स की, इसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। वेरी गुड, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की सेल्स जो है वो बाकी ग्रैनुलोसा सेल से थोड़ी अलग है किस चीज में? कि सेल्स में थोड़ी लंबी लंबी होती है। कुछ इस टाइप से, और आसपास में बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके से। हेलो सर जी। हाँ
हाँ सर जी ये प्राइमरी फॉलिकल का तो समझ में आ रहा है, प्राथमिक पुटिका, तो ये ईयरली प्राइमरी फॉलिकल को पूरा क्या बोलेंगे सर हिंदी में? इसको बोलेंगे आद्यक पुटिका, इसको बोलेंगे प्राथमिक पुटिका। अर्ली बोल दो तो भी ठीक है, तुम सीधे प्राथमिक पुटिका ही बोल दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब ऐसे सेल्स जो है वो डिवाइड करके इसके ऊपर लेयर्स बनाती जाएंगी तो क्या बन जाएगा, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, पहले मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर और फिर उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दिख रही है, ये सेंटर में जो है वो अभी भी प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट वाली कंडीशन में ही रहेगा। ये तो क्या है, ये तो अभी भी प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट में हमने ठीक बाहर एक परत बनाई हुई है, क्या बोला था हमने इसे, जोना पेल्यूसिडा। पेल्यूसिडा। क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जोना पेल्यूसिडा वाली जो लेयर है वो लेयर प्राथमिक प्राइमरी मेम्ब्रेन है या सेकेंडरी मेम्ब्रेन है? व्हाट इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, व्हाट इज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, जानते हो क्या? एग के चारों तरफ वो मेम्ब्रेन जिसे एग ने खुद बनाया है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। सर प्राइमरी है फिर तो ये, हाँ ये प्राइमरी, वेरी गुड। ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो क्या है, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। इसके बाद ओवरी की सेल्स जो लेयर बनाती हैं या जो मेम्ब्रेन बनाते हैं उसे हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो ओविडक्ट यदि कोई मेम्ब्रेन बनाएगी तो उसे हम टर्सरी एग मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एग मेम्ब्रेन जो है वो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट, यहाँ पर हम देख रहे हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के ऊपर जो सेल्स है वो क्या है, वो है कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। लंबी लंबी सेल्स होती हैं उसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बन गया ये प्राइमरी फॉलिकल से बन गया अब सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीयक पुटिका। प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनता है समझ गए सब बच्चे, कहां पे चल रहा है, फीटस के अंदर चल रहा है। अब क्या होगा, इरेज कर दो पहले वाला डायग्राम, ग्रेजुअल चेंजेस समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर। अब देखो अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में ग्रेजुअली बीच सर में जी रुकिए ना सर, सर रुकिए ना, रुकिए इसको रहने दीजिए सर थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूं, सेल्स बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर गोल्जी बॉडी जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बनाती है जिसे हम वाइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे उसका रोल आएगा तब मैं उसे डिटेल में बताऊंगा तुम्हें। सर जी सुनिए ना प्लीज। हाँ बच्चे बोलो। सर जी आप जो जोना पेल्यूसिडा जो बनाया है उसके ऊपर जो 3 लेयर आप गोल गोल सा छोटा छोटा की उसी को कोरोना रेडिएटा बोले हो क्या? हाँ ये जो लंबी लंबी सेल है इसे कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। और सर उसके ऊपर में जो 3 लेयर्स का बनाया है ना छोटा छोटा गोल गोल सा, इनको हम ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ओके। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ये बहुत सारी सेल्स की लेयर थी ना, अब इनके अंदर क्या होता है, बीच में कैविटी बनने लग जाती है। इसके बाहर की तरफ स्ट्रोमा की कुछ सेल्स जो है, मतलब इसकी ओवरी की कुछ सेल्स जो है वो भी लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। मान लो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, कुछ जो ओवेरियन सेल्स है वो प्लस कनेक्टिव टिश्यू सब कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। अंदर की तरफ लेयर जो होती है उसमें सेल्स वगैरह काफी सारे होते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर वाली लेयर जो होती है उसके अंदर सेल्स वगैरह कम होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होता है। तो ये वाली लेयर थीका इंटरना है, थीका इंटरना वाली लेयर है, और इसके बाहर थीका एक्सटर्ना वाली लेयर। तो इस
तरीके से क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर ये थीका स्ट्रक्चर। फॉलिकुलर सेल्स है वो सारी जगहों पर फैली हुई थी, लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, इनमें से कुछ फॉलिकुलर सेल्स जो है वो एक दूसरे से दूर हटने लग जाते हैं। और बीच में क्या होता है, बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम, एंट्रम। सर इस एंट्रम के अंदर में लिक्विड्स रहते हैं कि नहीं रहते? होता है बच्चे, ये जो एंट्रम है इसके अंदर लिक्विड होगा, उसे हम लिकर फॉलिकुलाई बोल देते हैं। यानी यहाँ पर समझ गए क्या चेंज हुआ, दिख रहा है सब बच्चों को क्लियरली? क्या क्या लेयर्स अब तुम्हें दिख रही है यहाँ पर? यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, ये तो है प्राइमरी oocyte, देन जोना एल्यूसिडा, देन उसके बाहर कोरोना, क्रिएटा, देन इसके बाद में जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उसमें से जो यहां पर अब प्रेजेंट रह जाते हैं उसे हम बोल देते हैं क्यूमुलस oophoricus। क्यूमुलस oophoricus, क्यूमुलस oophoricus। और नीचे की तरफ जिस सेल्स के थ्रू ये बाकी सेल से अटैच होती हैं उसे बोल देते हैं हम डिस्कस प्रोलीजेरस। डिस्कस प्रोलीजेरस नाम है इसका, ठीक है। देन कैविटी जो है, इस कैविटी का नाम अब ये वाला डायग्राम में जैसे कर दो, क्लियरिंग कर लेंगे इधर। ये जो कैविटी है इसको बोल रहे हैं हम एंट्रम कैविटी, और जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोल रहे हैं, फॉलिकुलाई। यहां पर सेल्स की दो लेयर दिख रही है ना, कुछ सेल्स तो ग्रेनुलोसा की है और कुछ थीका, और कुछ ये बाहर वाली सेल्स जो है वो ओवरी ने बनाई है इसके बाहर। तो अंदर वाली जो लेयर दिख रही है इसका नाम है थीका इंटरना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी लेयर है जिससे हार्मोन बनते हैं, थीका इंटरना। और सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो होती है थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना वाली लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये बनाएगी सेक्स हार्मोन। कौन कौन सा? मेनली एस्ट्रोजन, and little amount of प्रोजेस्टेरोन। तो इसीलिए ये अब टर्सरी फॉलिकल जो है वही जब मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। यदि इसी डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना दे, कैविटी थोड़ी बड़ी बना दे, इसको थोड़ा अलग से गोल सा बना दिया, ठीक है, तो उससे ही हम क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। लगभग यही स्ट्रक्चर होगा किसका, ग्राफियन फॉलिकल। बस फॉलिकल का साइज बड़ा है, कैविटी बड़ी है, ये हमें एक अलग से छोटे बॉल के फॉर्म में दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा ग्राफियन फॉलिकल। ऐसा सेम ही तो है, क्या डिफरेंस है? बस यही मैच्योर हो गया है, यानी मैच्योर टर्सरी फॉलिकल जो होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब इसमें देखो एक बार लेयर मेरे साथ साथ बताना क्या क्या लेयर है ना।
सब बच्चे देख लो ना ये डायग्राम, मेरे साथ साथ बताना। सबसे अंदर क्या है ये? प्राइमरी प्राइमरी साइड के ठीक बाहर वाली लेयर ग्लाइकोप्रोटीन, जोना पेलिस्ट्रीडा। दोनों पेलिस्ट्रीडा के ठीक बाहर वाली जो सेल्स की लेयर है उन्हें क्या बोलते हो? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के बाहर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। उस ग्रेनुलोसा में जो बाहर यहाँ पर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिस्कस प्रोलिजेरस। जो ऊपर की तरफ है ये वाली कुमुलस क्यूमुलस और जो यहाँ पर नीचे है ये वाली, इसे क्या बोलोगे? डिस्कस प्रोलिजेरस। समझ में आ गया क्या? जो ऊपर की साइड सेल होती है वो कुमुलस उफोरिकस होता है, और जिस सेल से ये हेलो सर जी। अटैच्ड है उसे हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलिजेरस। लिखा इस डायग्राम के अंदर। हेलो सर। यस सर। सर जी यहाँ सुनिए पर ना। बाहर की तरफ दो लेयर, सबसे बाहर वाली क्या है? थीका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। क्या है? थीका इंटरनल। थीका इंटरनल का क्या फंक्शन होता है? तो बताओ थीका इंटरनल का क्या फंक्शन होता है? हार्मोन। तो मैच्योर टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं ग्राफियल फॉलिकल। ग्राफियल क्लियर होगी बातें सबको? तो ये मैंने एक डायग्राम बना दिया किसका? मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियल फॉलिकल का। तो ये क्लियर होगी बातें सबको? यस सर। हेलो 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 सर ये नीचे में क्या लिखे हैं डायग्राम के? ये वाला हाँ वही। लिखा हुआ है कुमुलस उफोरिकस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफियल फॉलिकल का डायग्राम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुमुलस उफोरिकस, ठीक है। तो ये मैच्योर कब हुआ है? ग्राफियल फॉलिकल कब बनेगा? क्या एम्ब्रियो स्टेज के अंदर ये मैच्योर कंडीशन में होगा क्या? इनका नंबर ऑफ सेल्स इतना सारा बढ़ गया, एंट्रम कैविटी बन गई, ये सारा क्या एम्ब्रियो स्टेज में हो जाएगा क्या? यस सर, एम्ब्रियो स्टेज में। नहीं। तो सर कब होगा फिर? इमैच्योर टर्सरी फॉलिकल तक वहां पे हो सकता है, लेकिन जो मैच्योरेशन होगा, नंबर ऑफ सेल्स सडनली बढ़ना, एंट्रल कैविटी बनना, और ये सारा एफएसएच के कंट्रोल में है। तो सर ग्रोथ फेज में होगा ये ग्रोथ फेज में, ये प्यूबर्टी के टाइम पे होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है ना, उस टाइम पे इसका साइज जो है वो सडनली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर एंट्रल कैविटी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये थीका इंटरनल जो हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा। तो ध्यान रखना कि ये जो मैच्योरिटी आ रही है इसके अंदर, वो कब आती है? वो रिप्रोडक्टिव के साथ में आती है। हेलो सर। सर जी सुनिए प्लीज। थीका इंटरनल क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन बना रहा है, और एस्ट्रोजन का लेवल कब ज्यादा होगा? प्यूबर्टी में। तो हेलो सर। हाँ हेलो सर, जो कोरोना रेडिएट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ एक बार बताइए ना सर, मुझे समझ नहीं आया। ग्रेनुलोसाइट सेल है, ग्रेनुलोसा सेल। यस सर। इसके अराउंड थी, वो कैसे हो गई? वो थोड़ी लंबी हो गई, तो वो हमें अलग से दिखने लगी, और उस लेयर का नाम हमने क्या रख दिया है? कोरोना रेडिएटा। हेलो सर। ग्रेन्युलोसा लेयर है ना वो? हाँ, ग्रेनुलोसा लेयर ही थी जो जोना पेनिसुला के चारों तरफ थी स्टार्टिंग में, बट ग्रेजुअली वो लॉन्ग सेल्स बन गए, और उनका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया? कोरोना रेडिएटा। सर ये टर्शरी फॉलिकल है ना जो बनाए हैं? हाँ, ये मैंने मैच्योर टर्सरी फॉलिकल बनाया है, और ये ग्राफियल फॉलिकल के मतलब ये वैसे ही है बिल्कुल। थोड़ा चेंज है, वो मैंने तुमको बता दिया कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो
क्या बोल देंगे, ग्राफिन फॉलिकल। तो तुम ये मान लो कि मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल है, इसे हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने तुमको ये बात बताई थी। सर थीका एक्सटर्ना का फंक्शन क्या होगा? थीका एक्सटर्ना का एसेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो तो केवल एक लेयर बना रहा है, बाद में ये डीजनरेट भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेनली कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह होते हैं, कुछ सेल्स वगैरह भी होती है। ओके सर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ये ओवरी की सेल्स कर रही है, जो ओवेरियन कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं या स्ट्रोमा की जो सेल्स हैं, वो सेल्स इनके चारों तरफ अरेंज होने लग जाती हैं और एक लेयर बना देती हैं। थैंक यू सर। ठीक है, कर दूं रेस? तो ये तो सारी बातें हो गई किसके रिलेटेड? सर ये मैचुरेशन फेज में बोले ना? हाँ, ये सारा का सारा कब हो रहा है? ये सारा का सारा हो रहा है प्यूबर्टी में। मैचुरेशन फेज जो लाइफ साइकिल का होता है, इसे हम प्यूबर्टी में इसके अंदर होता है सारा। और इसके बाद में अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र या मासिक चक्र, मासिक धर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ना देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किसके अंदर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन primates like monkey, ape, human, etc. तो प्राइमेट्स जो है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। देखो प्राइमेट्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, फैमिली बनाने वाला जो कंसेप्ट आया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इवोल्यूशन वाला चैप्टर जो है, जब तुम इवोल्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर ये चीजें आती हैं कि इवोल्यूशन में हम लोग जैसे जैसे प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, वैसे वैसे ना उनका एक फैमिली में रहने वाला कल्चर जो है वो बन गया, जहां पर फैमिली में एक मेल होता है, एक पति होता है, एक पत्नी होती है, उसके कुछ बच्चे होते हैं, और पति जो है वो काम करने के लिए बाहर जाता है, वहां से खाना वाना लेके आता है, अपने पत्नी को, बच्चों को खिलाता है। ये सब जो कल्चर है, ये कल्चर क्यों आया? उस कल्चर के डेवलप होने में काफी हद तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से एवरी मंथ फीमेल जो है उसकी बॉडी से ब्लड लॉस होता है। वो अपने आप को हालांकि प्रिपेयर कर रही है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन उस प्रोसेस की वजह से कुछ दिन, मंथ में कुछ दिन जो है वो क्या होता है, एक तरीके से वो फीमेल जो है उसके लिए मुश्किल वाला टाइम है, बाहर नहीं जा सकती है काम करने के लिए या फूड ढूंढने के लिए या शिकार करने के लिए। यदि हम एंशिएंट टाइम की बात करें, आज की बात नहीं करें, मंकी जब थे उस टाइम की बात करें, जब हमारा इवोल्यूशन चल रहा था, तो फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, तो फिर उस टाइम पे फीमेल घर पे रहती थी, मेल जाता था, खाना वाना ढूंढ के लाता था, फिर उसको खिलाता था। इस टाइप से कल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस वजह से एक फैमिली बॉन्डिंग जो है, वो फैमिली वाला सीन जो है वो स्टार्ट हो गया, जहां पर मेल जो है उसका मेन काम हो गया बाहर जाना, और फीमेल का काम हो गया क्या, कुछ दिनों की वजह से, इन साइकिल्स की वजह से थोड़ा सा रेस्ट करना, ठीक है। अब क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ये तो देख लिया किसके अंदर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, फीमेल की बॉडी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए? किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। यानी देयर आर साइकिल ऑफ चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस। इसके अंदर चेंज होता है ओवरी के अंदर एंड यूट्रस के अंदर, that enable it to conceive or for pregnancy. प्रेगनेंसी के लिए फीमेल की बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है किसके अंदर? ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर, साइकिल की फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल किसकी फॉर्म में चलता है? ये साइकिल किसकी वजह से चलता है? ड्यू टू सम हार्मोनल चेंजेस या फ्लक्चुएशंस।
यानी फीमेल की बॉडी में हार्मोन का कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ओवरी और यूट्रस में कुछ ऐसे चेंजेस आने लग गए जो उसे तैयार कर रहा है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। उन साइकिल को ही हम क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। क्या बात क्लियर हो गई सबको? अब क्या होता है इस साइकिल में, इस साइकिल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ स्टेजेस की फॉर्म में ये चल रहा है। कहां पर चल रहा है ये साइकिल जो है, उसके अंदर ओवरी के अंदर कुछ चेंज चल रहा है, ओवेरियन साइकिल चल रहा है, कुछ चेंज जो है यूट्रस के अंदर चल रहा है, यूटेराइन साइकिल चल रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या क्या फेजेस है देखते हैं डायग्राम के थ्रू। इरेज कर दो इसे। ये बात क्लियर है सबको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? बताइएगा ना सर, एक बार और बताइए ना प्लीज। फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर अभी तुमने देखा क्या हो रहा है, एवरी 28 डेज, कितने डेज में कंप्लीट होता है, 28 डेज, 28 to 29 डेज। थोड़ा वेरी भी कर सकता है, कुछ बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एब्नॉर्मल हो सकता है, ऐसे भी फैक्टर हैं। कुछ हार्मोनल फैक्टर हो सकते हैं, कई बार स्ट्रेस फैक्टर होता है, स्ट्रेस ज्यादा होता है तो प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन जो है वो डिले हो जाता है, ब्लीडिंग वाला टाइम जो है उसमें गैप बढ़ जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, यदि प्रेग्नेंट हो गई तो उस केस में मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेडिसिन वगैरह जो होते हैं उनका भी इफेक्ट होता है, बॉडी कंडीशन का भी। यदि कोई बहुत वीक है फीमेल, बहुत कमजोर है, तो उन सब केसेस में भी क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उन सब केसेस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। मेंस्ट्रुएशन में यदि ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो उससे अदर प्रॉब्लम, एनीमिया वगैरह भी हो सकता है फीमेल को। तो ये सारी चीजें एसोसिएटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मध्य चक्र होता है या मासिक धर्म होता है, उसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर हर महीने कुछ कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ओवरी और यूट्रस में कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो उसे प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है, प्रेग्नेंट बनने के लिए तैयार करता है। हो नहीं जाएगी, तैयार करता है मतलब यदि स्पर्म उसके इस टाइम पे उसकी बॉडी में आएगा तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पे फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वगैरह हो सकता है। समझ रहे बच्चे? कितने दिन में कंप्लीट होता है साइकिल? सर जी, हाँ सर जी सुनिए ना, ये हार्मोनल के बाद क्या लिखा है बताइए ना। किसके बाद में? फ्लक्चुएशन। ड्यू टू सम हार्मोनल। सर फ्लक्चुएशन का मतलब कम ज्यादा होना, ड्यू टू सम हार्मोनल फ्लक्चुएशन, कुछ हार्मोन में उनके फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। 28 डेज का टाइम लगता है साइकिल में। हाँ सर बोलो। सर, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी ये स्किप हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने बताया स्ट्रेस वगैरह में भी कई बार क्या होता है, डिले हो जाता है 2 टाइम के बीच। तो इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर ग्रॉसली यदि मैं बात करूं, यदि बच्चे अभी एक बार ये समझ जाते हैं कि आखिर ये क्या प्रोसेस चल रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो ग्रॉसली यदि मैं बात करूं तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो यूट्रस है, मान लो ये यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर हमने क्या देखा था, एंडोमेट्रियम वाली लेयर कुछ इस तरीके से थी, एंडोमेट्रियम की म्यूकोसा कुछ इस तरीके से थी। अब क्या होता है, कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस में ये म्यूकोसा जो है वो क्या होती जाती है, थिक होने लग जाती है, इतनी मोटी होने लगती है। इतनी मोटी होने लग जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे ये थिक और म्यूकस वाली हो जाती है। तो यदि एग आ रहा है और उसको यदि फर्टिलाइज्ड एग है तो वो यहाँ पर क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए। इम्प्लांटेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा होता है। तो यूट्रस के अंदर जो चेंज होता है वो क्या, यूट्रस की थिकनेस बढ़ने लग जाएगी, किसकी, एंडोमेट्रियम की। फिर क्या होगा, यदि प्रेग्नेंट हो गए तो ठीक है, यदि प्रेगनेंसी नहीं है तो क्या होना चाहिए, इससे वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज पे जाना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक्चुअल स्टेज क्या थी, ये वाली, इस स्टेज पे से जाना होगा। तो ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, ये वाला पार्ट विघटित होगा, ये वाला पार्ट बॉडी से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा कैसे, बाहर निकलेगा, टूट करके, स्लफ होके, फ्रैक्चर होके, हाँ लिक्विड की फॉर्म में ब्लड के साथ में ये बाहर निकलेगा। तो उसको यानी कि हर 28 डेज के बाद में फीमेल में नॉर्मली क्या होता है, ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, वजाइना के थ्रू बाहर आएगा यहाँ से। क्या है वो जो एंडोमेट्रियम बड़ा हो गया था हार्मोनल चेंजेस की वजह से, वो टूट करके गिर रही है और बाहर निकल रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग। आई बात समझ में? सर यस सर।
ठीक है, मतलब ब्लड कम होने की वजह से भी मतलब वो तो हो सकता है क्या? ब्लड कम होना नॉर्मली इसकी वजह से होता है। फीमेल के अंदर यदि ऐसे ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी के, तो फिर क्या होगा, हो सकता है इसकी वजह से उसको एनीमिया हो जाए, उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए, उसे आयरन टैबलेट्स वगैरह लेनी चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड वगैरह। ठीक है, तो एक तो वो हो सकता है। ठीक है, यदि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है इसलिए ब्लड ही कम है तो भी डिस्टर्ब होगा, तो रेसिप्रोकल है दोनों, है ना सर जी? मेंस्ट्रुएशन का देखो, मेंस्ट्रुएशन से हाइमेन लॉस तो नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन से हाइमेन लॉस नहीं होता है। हाइमेन लॉस तो कब हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यदि टैम्पॉन यूज करके फीमेल, तो टैम्पॉन जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उस इंसर्शन के टाइम पे हाइमेन जो है वो ब्रेक हो सकता है ना। अब क्या होता है, देखो ये चेंजेस तो ओवरी के यूट्रस के अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही चेंजेस कहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या चेंज हो रहा है, इस ड्यूरेशन में अभी जो मैंने बताया था कि देखो कैसे फॉलिकल बड़ा हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ग्राफिन फॉलिकल में। तो इस टाइम पर ग्रेजुअली फॉलिकल बड़ा होता है और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है और यहां से एग जो है वो रिलीज होता है। फिर उसके बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, फिर कॉर्पस एल्बिगेंस बन जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से यही साइकिल बार-बार रिपीट होगी। यानी कि ओवरी के अंदर क्या साइकिल रिपीट हो रहा है, ओवरी के अंदर एग का डेवलपमेंट होना, बाहर निकलना, कॉर्पस ल्यूटियम बनना, फिर से नॉर्मल हो जाना। तो ओवरी के अंदर एक साइकिल चल रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ओवेरियन साइकिल। यूट्रस के अंदर एक साइकिल चल रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, यूट्राइन साइकिल। तो ये दो साइकिल जो है वो चलती हैं किसके अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। अब मैं यदि डायग्राम के थ्रू तुम्हें सारी प्रोसेस डिटेल में समझाऊं तो क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं पहले ओवेरियन साइकिल। डे जो है वो ऊपर लिख लेता हूं, डेज डे 1 to 5, 5 to 14, 14 to 20, ऐसे डे 1, डे 5, डे 14, डे 20। मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है, लगभग 5 दिन तक ब्लड लॉस होता है। टोटल ब्लड सर 50 to 80 मिलीलीटर, 40 ml के आसपास, 40 मिलीलीटर 40 to 80 ml तक ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, ये 5 दिन के टाइम, समझ गए। ब्लड जो लॉस होता है वो क्लॉट की फॉर्म में होता है कि नहीं सर? क्लॉट की फॉर्म में होता है? होता है। नहीं, वो यदि क्लॉट इजीली बन जाता है, इजीली क्लॉट नहीं बनता है, वो क्लॉट बनेगा लेटर ऑन, उसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं इसलिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मान लो यदि वो क्लॉटिंग वाली प्रॉपर्टी होती तो वो बाहर ही नहीं निकलता ना, क्लॉट अंदर ही रह जाता। नहीं सर, नहीं और वहां पे खून का थक्का बन जाएगा तो थक्का बाहर इसलिए निकलेगा। तो क्या होता है, वहां पर फाइब्रिनोलाइसिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के अंदर, जो कि उसको इजीली क्लॉट नहीं होने देते। समझ गए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है वो इजीली क्लॉट नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन होते हैं। ओवेरियन साइकिल में क्या हुआ आप समझो। ओवेरियन साइकिल में हमने देखा कि फॉलिकल्स वगैरह जो वो प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। अब ये फॉलिकल्स जो है वो ग्रेजुअली क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगे। डे 1 पे देखा हमने ऐसा था, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंट्रल कैविटी जो है वो बनने लगे, बड़ी होने लगे। कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है इसका। इंटरनल वाली लेयर जो है वो डेवलप होगी कुछ इस तरीके से। डे 13 के आसपास हमने देखा कि ये क्या बन गया, ये एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया, जैसा डायग्राम अभी हम देख रहे थे। सारी लेयर्स वगैरह बन गई इसके ऊपर। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया। मोलस स्पोरी कैसे आता है, ग्रेनुलोसा सेल है, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, ये सब। तो जैसे जैसे ये ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो रहा होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सा हार्मोन जो है उसका अमाउंट बढ़ रहा होगा? LH का। LH का? यस सर। क्यों LH का लेवल बढ़ रहा होगा, ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है LH का लेवल बढ़ रहा होगा?
क्योंकि थीका इंटरना है जो बढ़ाएगा। वो एलएच बनाते हैं क्या? एंड्रोजन एस्ट्रोजन हाँ, जिसका लेवल बड़ा होगा सर एंड्रोजन बढ़ाएगा ना। ग्राफियन फॉलिकल के को रप्चर करने में हेल्प करेगा। तो एलएच ये थोड़ी बनाता है, एलएच तो बनाता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ तो थीका इंटरना पड़ रहा है ना। थीका इंटरना क्या बनाता है मेनली? सर एंड्रोजन होगा। एस्ट्रोजन बच्चे, एंड्रोजन तो मेल वाला होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। हाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस दिन 14th डे पे हम क्या देखते हैं, 14th डे पे ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, कुछ ग्रेनुलोसा सेल तो रहेगा यहाँ पर, और एग जो है वो बाहर निकल गया। इस साइड जो है वो सेकेंडरी यूसाइड की फॉर्म में बाहर निकल गया। और इस टाइम पर ही क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। ये तो मैं डेवलपमेंट दिखा रहा था, ये क्या है, ये ओवरी है। हम ओवेरियन साइकिल देख रहे हैं जिसके अंदर डे 1 टू डे 14 ग्रेजुअली हम क्या देख रहे हैं, फॉलिकल जो है वो डेवलप होते जा रहा है। और क्या हो रहा है, 14th डे से पहले ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, और 14th डे पे क्या हुआ है, ओवुलेशन हुआ। क्या हुआ है, ओवुलेशन हुआ है। तो इस फेज को क्या बोलोगे? हाँ, तुम्हारी ना सेकेंड क्लास जो है आज वो केमिस्ट्री की होगी और फिजिक्स की थर्ड क्लास होगी, है ना? ओके सर। इस फेज को मैं क्या बोलूं? इस फेज में फॉलिकल्स बड़े हो रहे हैं क्या? फेज। क्या इसे फॉलिकुलर फेज बोलूं क्या? यस सर। फॉलिकुलर फेज। ओवेरियन साइकिल के अकॉर्डिंग नाम अलग है, यूट्राइन साइकिल के अकॉर्डिंग नाम अलग है। बच्चे जो हैं, अभी मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ बहुत लॉजिकल पढ़ाऊंगा तुम्हें। सर एक डाउट था। हाँ बच्चे। सर अगर किसी फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन 5 डेज से ज्यादा रहता है तो उसको कौन सा कंडीशन बोलेंगे? बच्चे कई बार हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम, कई बार फीमेल की मेनोरेज बोलेंगे क्या? क्या हुआ? मेनोरेज बोलेंगे सर? मेनोरेज बोलते हैं एक्सेस ब्लीडिंग होना, या हाँ मतलब 5 दिन से ज्यादा भी ब्लीडिंग होना। हाँ सर, मतलब 7 डेज तक के तो। हाँ 7 डेज तक है, तब तक ही बोलते हैं। फिर उसके बाद तो एब्नॉर्मल, कुछ एब्नॉर्मल की कंडीशन होगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी। सर तो ऐसा क्यों होता है? वो एब्नॉर्मल, हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, वो उसके बहुत सारे पैथोलॉजी हो सकते हैं, बहुत सारे पैथोलॉजिकल रीजन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 14th डे में क्या हुआ, पहले तो फॉलिकुलर फेज क्यों, क्योंकि फॉलिकल डेवलप हो रहा है इसलिए हमने फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज 14th डे को, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, उस दिन एग रिलीज हुआ। उसके बाद में क्या होगा, अब ओवरी में क्या चेंज होंगे, क्या कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा क्या? यस सर। यस। ल्यूटियल फेज। तो ये तीनों फेज का नाम क्यों रखा है, समझ में आ गया क्या? ओवेरियन साइकिल में 3 नाम रखे हुए, लॉजिक है उसके पीछे। फॉलिकल डेवलप हो रहा है, फॉलिकुलर फेज, पुटिकीय प्रवस्था। अंडा निकल रहा है, अंडोत्सर्ग प्रवस्था, ओवुलेटरी फेज। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा कि ओवरी के अंदर यहाँ पर बन गया है क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। पहले कॉर्पस ल्यूटियम जो वो बड़ा होता है, थोड़ा दिन बड़ा होगा, ये येलो कलर का प्रोस्टोन बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम छोटा होने लग जाएगा, रिग्रेस होने लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे कॉर्पस एल्बिकेम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर खत्म हो जाएगा। ये क्या है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बन गया, कॉर्पस एल्बिकेम्स। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 14 से लेकर के अराउंड 21 डेज तक जो है वो साइज में बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने नाम क्या रख दिया, ल्यूटियल फेज। तो ये चेंज किया किसके अंदर, ओवरी के अंदर। हर 28 टू 29 डेज पे ये रिपीट होगा, फॉलिकुलर फेज आएगा, फॉलिकल बड़ा होगा, 14th डे पे
ओवुलेट होगा, उसके बाद में 28 डे तक जाते जाते वापस से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मल हो जाएगा। कब? जब प्रेगनेंसी नहीं है तब। यदि प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा हो जाएगा, और कितने टाइम तक? कितने टाइम तक? जब तक कि बेबी ना हो। नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, यानी पहले 3 महीने होते हैं बच्चे के डेवलप होने के, उस टाइम तक प्रोजेस्टेरोन की मेन सप्लाई कॉर्पस ल्यूटियम करता है। फिर उसके बाद वाला जो 2 ट्राइमेस्टर है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन की मेन सप्लाई जो है वो प्लेसेंटा खुद करने लग जाता है, तब इसका रोल कम हो जाता है, इसकी साइज कम हो जाती है। आई बात समझ में? बोलते हैं कि ये सर एक बार और बताइए। बोलते हैं कि जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा। ओके, दैट इज ओके, लेकिन ध्यान रखना इसका रोल मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही रहता है, तब तक ही इसका साइज बड़ा रहेगा, उसके बाद रिलेटिवली रिड्यूस होने लग जाता है, और उसके बाद मेनली प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। समझ गए? सर प्लेसेंटा जो है वो पहले डेवलप नहीं हुआ रहता है ना? प्लेसेंटा जो है वो हेलो सर जी, इम्प्लांटेशन के बाद बनेगा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन इम्प्लांटेशन के बाद होगा। अरे आज तो टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी देखो सर आप दिखाओ ना तो। साइकिल देख लो एक बार आज, फिर हार्मोन किस तरीके से अप एंड डाउन होता है वो ऐसा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखो। डे 1 टू डे 5, डे 1 टू डे 5 क्या होता है, जो यूट्रस की थिकनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी वो ग्रेजुअली क्या होने लग जाता है, ग्रेजुअली रिग्रेस होने लग जाता है, टूट के गिरने लग जाता है, और उसका साइज जो है वो क्या होने लग जाता है, छोटा होने। अभी डायग्राम बना के बताया था थोड़ी देर पहले, याद करो क्या बना के बताया था मैंने डायग्राम में? मैंने तुम्हें बोला था कि यूट्रस जो है उसकी एंडोमेट्रियम क्या हो रही है, थिक हो रही है, और जब प्रेगनेंसी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, वापस से रिग्रेस हो जाएगी, उसका ब्लड वेसल्स वगैरह जो भी प्रोलिफरेट हुआ था, या आर्टरी वेन वगैरह है जो मैं ये बना रहा हूं ना रेड और ब्लू कलर से, या आर्टरी वेन। तो क्या हुआ, डे 1 टू डे 5 ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, ये ब्लड बना है। सर ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। कौन सा स्ट्रक्चर? यही जो आप अभी ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये यूट्रस का स्ट्रक्चर अभी आ जाएगा। मेंट्रियम लेयर है। फिर मैंने यूट्रस का डायग्राम बनाया था ऐसे, और यूट्रस के अंदर बताया था कि ये वाली लेयर है कुछ इस टाइप से, इनर लेयर है ये तो। इनर लेयर एंडोमेट्रियम। तो इनर लेयर कैसा है इसका? इसका इनर लेयर ऐसे तो है कुछ इस टाइप से, फिंगर लाइक ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होता है, कुछ इस टाइप से इसके अंदर कुछ ऐसे ट्यूब्यूल जैसे बन जाते हैं, मतलब बीच में ऐसे इस टाइप का हो जाता है, ये हो गया बड़ा। तो देखो यहाँ पर बड़ा है, फिर धीरे-धीरे क्या हो रहा है, धीरे-धीरे होता जा रहा है, ये टूट-टूट के गिरता जा रहा है, किसके रूप में, ब्लड के रूप में। आई बात समझ में? अब होने लग गई, ये इतना पार्ट जो है वो क्या हुआ, ब्लड के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज। डे 1 टू डे 5 वाला फेज है उसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे अटक गए क्या? ओवर ओवर। हाँ पास हो गया बेटी। हेलो सर स्टैचू हो गया, उनको वाटर करना पड़ेगा। शेक को ओवर कर दो। वो तो मेरी मर्जी है। क्लास और हो गया क्या? टाइम तो हो गया है। टाइम ज्यादा हो गया ना, खत्म। हाँ इसलिए अटक गया लग रहा है, वीडियो ना ऑटो मोड पे थे। अब और हो गया लगता है। हेलो
चलो मैगी बना रही है, सबकी जगह चले जाना तो। लीव कर दे क्या? मैं कर रही हूँ लीव। हेलो सर। लीव करे क्या? कहाँ जी? निकल गए लगता है। हेलो सर जी, कर देती हूँ। हेलो सर। हेलो आउट हो गए। संजय सर का आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा वीडियो पॉज है वीडियो। उनका तो माइक बंद है। सर आ गए सर ना आवाज ही ला। बाबू कॉल आया है क्या? देख तो क्या आया है भाई? चलो एक काम करते हैं आया कॉल। सुनो आ गए। कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर